तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हमें क्या देखना था बच्चा? आज हमें ये देखना था, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक जो हमारा परागकण था वो क्या हो रहा था, वर्तिका तक पहुंच चुका था। वर्तिका तक पहुंच चुका था और वहां पर पोलन पिस्टल रिएक्शन भी हो चुकी थी। यहां तक हमने चीजों को कवर कर लिया था। अब इसके आगे क्या होगा ये आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे परागकण जो होता है, जो परागकण होता है, जब वर्तिका पर पहुंच जाता है और पोलन पिस्टल रिएक्शन हो जाती है, तो फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और आज हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये आज कौन सा है? ये लेक्चर जो है वो 6 लेक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का। तो पिछले 5 लेक्चर हमने क्लियर कर लिए थे, आज 6वां लेक्चर हम देख रहे हैं। एक लेक्चर और इसका छोटा सा लेक्चर आएगा जिसमें कुछ चीजें जो बची हुई उसको हम कवर कर लेंगे और फिर इसके बाद ये चैप्टर को हम समाप्त कर चुके हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज देखी है, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हमारे पास नहीं है और ना ही इस चैप्टर में होगा हमें, क्योंकि ये चैप्टर भले ही टफ था लेकिन हमने इसको एक स्टेप बाय स्टेप इतना बढ़िया तरीके से देखा है कि कभी भी हमें इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी भी हम स्टेप तरीके से ही चल रहे हैं। हमने क्या किया था? परागकण जो हमारे पास थे, परागकण वर्तिका तक पहुंच चुके थे और वहां पर हमने क्या किया था? वहां पर हमने पोलन पिस्टल रिएक्शन करवा दी थी। पोलन पिस्टल रिएक्शन जैसे करवाई थी तो अब परागकण क्या होंगे? परागकण चले जाएंगे वहां तक, ओवरी तक चले जाएंगे और फिर वहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। वहां पर 2 तरीके के निषेचन होते हैं, इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअली में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चा, वो क्या होता है, इस चीज को हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमें एक चीज याद आनी चाहिए कि होता क्या है। जब पोलन ट्यूब जो बनती है, जब पोलन ट्यूब के जरिए परागकण यहाँ तक पहुंच जाते हैं, वर्तिका तक, वो अंडाशय तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर एक रिएक्शन होती है। वहां पर क्या होता है? एक रिएक्शन होती है। वहां पर 2 तरीके के निषेचन एक साथ होते हैं। 2 तरीके के निषेचन कैसे होते हैं ये हम डायग्राम द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि 2 निषेचन की खोज किसने की थी। तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नौ सेंचुइन ने की थी। नौ सेंचुइन ने इसकी खोज सन 1898 ईस्वी में की। और इन्होंने बताया क्या? इन्होंने ये बताया कि लिलियम और फिटिलेरिया पर, किस पर? लिलियम और फिटिलेरिया पर द्विनिषेचन की क्रियाएं होती हैं। पहले तो इन्होंने जब खोज की थी तो लिलियम और फिटिलेरिया पर ही की थी। फिर इसके बाद धीरे धीरे पता चला कि हाँ अच्छा, ऐसी बात है कि 2 निषेचन होता ही है प्लांट में। तो फिर आगे फिर जाकर विकास हुआ और फिर इन्हीं चीजों को हम पढ़ने लगे। अब देखिए, अब क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन की बात आ जाती है तो होता क्या है? पराग नलिकाओं का निर्माण होता है। पराग नलिका के द्वारा जो नर युग्मक होते हैं ओवरी तक पहुंचते हैं और फिर वहां पर क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। देखिए, पूरा डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये डायग्राम इतना बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस डायग्राम को समझ गए तो फिर इसके बाद आपको दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत ही सिंपल वे पर समझाने जा रहा हूँ और बहुत ही साधारण तरीके से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले डायग्राम से पहले हम एक चीज देख लेते हैं क्या, कि आखिर जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ये 2 स्टेप पर होता है, क्योंकि डबल है, पहले ही लगा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल मतलब 2 स्टेप। तो ये 2 स्टेप होते कौन कौन से हैं? फिर इसके बाद हम देख लेते हैं इसका डायग्राम। तो देखिए, 2 स्टेप में क्या होता है? पहले क्या करता है? जो नर युग्मक है वो क्या करता है? अंड कोशिकाओं से संलयन होता है और फिर अंड कोशिकाओं से संलयित करके ये क्या बनाता है? युग्मनज का निर्माण कर देता है। और एक चीज बता दूं, जो युग्मनज बनते हैं बच्चा, वो होते हैं 2n पर। किस पर होते हैं? 2n पर। और फिर इसके बाद क्या होता है? जो बचा हुआ दूसरा नर युग्मक है, जैसा कि आपको पता है कि एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। एक परागकण, अगर एक परागकण की बात हो रही है, परागकण की बात हो रही है, तो उस पर कितने होंगे? उस पर 2 युग्मक होंगे। किस पर कितने युग्मक होंगे? एक परागकण पर 2 युग्मक होंगे। तो अगर 2 युग्मक है तो एक नर युग्मक जो था, जो एक नर युग्मक था उसने अंड कोशिकाओं के साथ संलयन किया और युग्मनज का निर्माण कर दिया। बचा हुआ दूसरा जो था उसने ध्रुवीय केंद्रीकृत कोशिकाओं से संलयन किया और बनाया क्या? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। इसी को हम क्या देखेंगे? बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। और यहीं पर हम कह देते हैं कि यहाँ पर 2 तरीके के निषेचन हो रहे हैं। एक तो अंड कोशिकाओं के साथ हो रहा है, एक तो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम कह देंगे कि ये दोहरा निषेचन है। और डबल फर्टिलाइजेशन में होता ही क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन में 2 तरीके से निषेचन होते हैं। इज इट क्लियर? अब देखने वाले हैं हम डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर आप डायग्राम समझ गए ना, मतलब फिर आप सब कुछ समझ गए। ठीक है? देखिए, होता क्या है जब पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, सपोज दैट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर 2 तरीके के आपको नर युग्मक देखने के लिए मिल जाएंगे।
अब ये दोनों तरीके के जो नर युग्मक देखने के लिए मिलेंगे, अब ये अंदर कैसे प्रवेश करेंगे, कैसे संलयन करेंगे, हम देखेंगे इस डायग्राम के द्वारा। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो नर युग्मक है यहाँ तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हैं नर युग्मक, ये दोनों नर युग्मक यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे की रिएक्शन कैसी होगी वो चीज देखिएगा आप। ये डायग्राम हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था, इस डायग्राम को हमने क्या किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था, एक एक चीजें पार्ट वाइज हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। आज हम क्या देखने वाले हैं कि इस डायग्राम का मेन काम क्या था वो आज हम देखेंगे। देखिए हुआ क्या, जब ये पोलन ट्यूब थी, जब ये पोलन ट्यूब यहाँ से बनी, मैंने आपको क्या बताया था, जब पोलन ट्यूब होती है वो सिनर्जेटिक कोशिकाओं से होकर जाती है। सिनर्जेटिक कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, सिनर्जेटिक कोशिकाओं को हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। और सहायक कोशिकाओं में क्या पाई जाती हैं, सहायक कोशिकाओं में पाई जाती है फिलीफ्रॉम अफेंड्रिस। क्या पाया जाता है, फिलीफ्रॉम अफेंड्रिस, जिसको बोलते हैं हम तंतु रूपी समुच्चय। तंतु रूपी समुच्चय से क्या होता है, तंतु रूपी, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हों। देखिए तंतु रूपी समुच्चय से क्या होगा बच्चा, कि यहाँ से जो हमारी पोलन ट्यूब थी, पोलन ट्यूब तंतुरूपी समुच्चय से होकर जाएगी। अब ये क्या करी, पोलन ट्यूब ने क्या किया, पोलन ट्यूब अब हमारी सिनर्जेटिक कोशिकाओं में प्रवेश कर चुकी है। अब सिनर्जेटिक कोशिकाओं में जैसे प्रवेश करेगी तो सिनर्जेटिक कोशिकाओं से होते हुए अंड कोशिकाओं में जाएगी और अंड कोशिकाओं में रिलीज करेगी नर युग्मकों को जो इसके पास हैं। इसके पास कितने नर युग्मक बच्चा, इसके पास हैं 2 नर युग्मक। तो होगा क्या, जो हमारे इसके पास 2 नर युग्मक हैं वो क्या करेंगे, एक तो नर युग्मक जाएगा अंड कोशिकाओं से सनलाइट हो जाएगा और दूसरा वाला अंड कोशिका हो जाएगा और ध्रुवित कोशिकाओं से सनलाइट हो जाएगा। अब ये 2 तरीके के संलयन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक तो अंड कोशिकाओं के साथ संलयन हो रहा है, एक तो ध्रुवित केंद्रित कोशिकाओं के साथ संलयन हो रहा है। तो ध्रुवित केंद्रित कोशिकाएं पहले से 2n थी, ध्रुवित केंद्रित कोशिकाएं पहले से 2n थी, आपको यहाँ पर 2n दिख भी रहा होगा, यहाँ पर आपको 2n दिख रहा होगा। लेकिन जो अंड कोशिकाएं थी वो पहले से क्या थी, पहले से क्या थी, n थी। अब जब इनका संलयन हुआ तो 2n प्लस n इक्वल टू कितना हो गया, 3n। मतलब हम इसको कह देते हैं त्रिसंलयन। त्रिसंलयन कहाँ देखने के लिए मिलता है, त्रिसंलयन मिलता है ध्रुवीय कोशिकाओं पर। किस पर मिलता है, ध्रुवीय कोशिकाओं पर देखने के लिए मिलता है। और 3n से निर्माण किसका होता है, 3n से निर्माण होता है भ्रूणपोष का। किसका निर्माण होता है बच्चा, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और ये भ्रूणपोष क्या करता है, ये भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। इज इट क्लियर, यहां तक की चीजें क्लियर होती हैं आपको। अब क्या देखेंगे आप, जब अंड कोशिकाओं पर नर युग्मक आया, एक नर युग्मक आया, तो यहां पर क्या हुआ, 2n कोशिकाओं का निर्माण हुआ। और इस 2n कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, इस 2n कोशिकाओं को हम कहते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं और बहुत ही सिंपल वे पर बता रहा हूं बच्चा। पहले क्या हुआ, जो परागकण थे वो प्रवेश करे सिनर्जेटिक कोशिकाओं पर। फिलीफ्रॉम अपेंडिस ने इसका क्या किया, इसका दिशा का निर्देशन किया और इनको प्रवेश करवा दिया। जब ये प्रवेश कराए सहायक कोशिकाओं पर, अब ये जा चुके थे, तो वहां पर क्या हुआ, रिलीज हुए दोनों नर युग्मक। क्योंकि एक परागकण में 2 नर युग्मक थे, एक नर युग्मक गया अंड कोशिकाओं से संलयित हुआ, दूसरा नर युग्मक गया ध्रुवीय कोशिकाओं से संलयित हुआ। अंड कोशिकाएं जो थी वो पहले से n थी, ध्रुवीय कोशिकाएं थी जो पहले से 2n थी। तो अब दोनों में n जुड़ गया, मतलब एक तो 2n हो गई, एक तो 3n हो गई। 3n भ्रूणपोष है बच्चा। तो भ्रूणपोष किस अवस्था में रहता है, भ्रूणपोष त्रिसंलयन की अवस्था में रहता है, मतलब त्रिगुणित रहता है, इसको हम कहेंगे 3n। जबकि हमारा युग्मनज जो रहता है वो किस पर रहता है, 2n पर रहता है। मतलब हम इसको कह सकते हैं द्विगुणित अवस्था पाई जाती है, किस पर, युग्मनज पर पाई जाती है। इज इट क्लियर, अब आगे बढ़ें, यहां तक की चीजें क्लियर हुई, सबको क्लियर हुई बच्चा, बताओ बताओ किसको किसको क्लियर हुई, सबको क्लियर हुई ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप अब हम आगे बढ़े। अब जैसे हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो एक चीज हमारे सामने आती है कि यार हमने अभी तक देखा कि पराग नलिकाएं जो थी, जो पराग नलिकाएं थी वो प्रवेश तो कर रही थी, लेकिन देखिए बच्चा जो पराग नलिकाएं होती हैं वो कई तरीके से प्रवेश कर सकती हैं। क्या, यहाँ पर जो इसको बीजांड पर जाना है, ये बीजांड पर ये जो पराग नलिकाएं हैं वो कई तरीके से प्रवेश कर सकती हैं बच्चा। और वो तरीके कौन से हैं, मुख्य 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से मुख्यतः प्रवेश करती हैं। तीनों तरीकों को आप देखिए, पहला नंबर आ जाता है प्रोगैमी। प्रोगैमी को क्या कहते हैं बच्चा, प्रोगैमी क्या होती है, एक एक चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से समझिएगा, डायग्राम क्लियर करते चलिएगा, ताकि कभी भी इन लाइफ टाइम आपको कोई इस चैप्टर पर कंफ्यूजन ना हो। और कभी भी आपको याद आए ना तो बताइएगा, टॉपिक द टॉपिक मास्टर से मैंने पढ़ा था। और हाँ एक चीज है, जब भी आपको कोई चीजें ना समझ में आए तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से मुझे चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। ये कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए सब्सक्राइबर जरूरी नहीं, मेरे लिए है जरूरी क्या, कमेंट जरूरी है। आप बताइए मुझको कहाँ पर चीजें गलत हो रही हैं बच्चा, कहाँ पर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही, तभी ना मैं कुछ जान पाऊंगा। जब आप कुछ बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चले, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, जब बच्चा पहला जो प्रकार आता है वो आता है प्रोगैमी। प्रोगैमी में क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है ना हमारी,
प्रोगैमी में क्या होगा, पॉलन ट्यूब यहाँ से प्रवेश करेगी, कहाँ से प्रवेश करेगी, यहाँ से प्रवेश करेगी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोपैल सिरा। क्या बोलते हैं हम इसको, माइक्रोपैलर सिरा बोलते हैं। तो यहाँ से प्रवेश करती है किस पर, प्रोगैमी पर। तो ये कौन सी अवस्था होगा, ये हमारी हो गई प्रोगैमी। इसको हम लिख लेते हैं, ये कौन सी अवस्था हमारी हो गई, ये हमारी हो गई प्रोगैमी। अब जो दूसरी अवस्था आती है, इससे पहले आप ये चीज जान लें, जो प्रोगैमी अवस्था बच्चा होती है वो मोस्ट कॉमन अवस्था है, और इसी से 90% चांसेस है कि जो पॉलन ट्यूब है बच्चा, वो यहीं से मतलब कि बीजांड द्वार से ही वो प्रवेश करेगी। ज्यादातर चांसेस है कि वो बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी, लेकिन और दो तरीकों से प्रवेश कर सकती है। और इसके बाद जो दूसरा तरीका आता है वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है मेसोगैमी। मेसोगैमी को हम क्या बोलते हैं, मेसोगैमी में जो पॉलन ट्यूब होती है वो अध्यावरणों से प्रवेश करती है। सपोज दैट पॉलन ट्यूब यहाँ से प्रवेश करने लगी। अब पॉलन ट्यूब यहां से प्रवेश कर रही है, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, मतलब हम इसको बोल देंगे क्या बच्चा, इसको हम बोल देंगे मेसोगैमी। इसको हम क्या बोल देंगे, मेसोगैमी। देखिए एक एक चीज डायग्राम से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, डायग्राम क्लियर तो लिख तो आप लेंगे फिर बाद में, ठीक है। और ऑप्शन वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपने को तो सारी जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्या किस बात की दिक्कत, ठीक। तो देखिए दो चीजें आपने पढ़ी। अब जो तीसरा प्रकार था बच्चा, तीसरा प्रकार होता है चलाजल गैमी। चलाजल गैमी में क्या होता है, चलाजल सिरे से प्रवेश होता है। मतलब अब हमारा क्या होगा, जो अब पॉलन ट्यूब हमारी थी, पॉलन ट्यूब हमारी यहां से प्रवेश करेगी। और इस तीसरे टाइप को हम क्या बोलते हैं, इस तीसरे टाइप को हम बोलते हैं चलाजागेमी, ठीक है। ये चलाजागेमी हो गई, और ये तीनों अवस्था मैंने आपको डायग्राम के द्वारा क्लियर की। अब इसमें आपको कभी भी कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप ये चीज जान चुके हैं कि पराग नलिका बीजांड में कैसे कैसे प्रवेश कर सकती है। और जो मोस्ट कॉमन आता है वो क्या आ जाता है, प्रोगैमी आ जाता है, जहां पर बीजांड द्वार द्वारा पराग नलिका प्रवेश करती है। बहुत ही सिंपल तरीका होता है और इसमें कोई भी दिक्कतें भी नहीं आती, इसलिए मोस्ट कॉमन तरीका जो होता है वो प्रोगैमी वाला हो जाता है। यहाँ तक की चीजें क्लियर होती हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जो पराग नलिका थी, जब पराग नलिकाएं भ्रूण कोश में प्रवेश कर चुकी हैं, क्या, जब पराग नलिकाएं भ्रूण कोश में प्रवेश कर चुकी हैं, तो वहां पर तीन मुख्य घटनाएं घटित होती है। कौन कौन सी, तीन मुख्य घटनाएं घटित होती हैं। जो पहली घटना आ जाती है बच्चा, वो ये आ जाती है कि जो कायिक कोशिकाएं थी अब नष्ट हो जाएंगी। कायिक कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी और सिनर्जेटिक कोशिकाएं नष्ट होना प्रारंभ कर देंगी। क्यों बच्चा, सिनर्जेटिक कोशिका मतलब हेल्पर कोशिका, सिनर्जेटिक कोशिकाओं का काम था कि वो पराग नलिका को दिशा प्रदान करें, पराग नलिका को अपने अंदर से होते हुए ऊपर तक अंडा और को ध्रुवी कोशिकाओं तक ले जाएं। देखिए अब क्या हुआ, जब पराग नलिका ने अपना काम कर लिया, पराग नलिका जा चुकी है सिनर्जेटिक कोशिकाओं से, सिनर्जेटिक कोशिकाओं का काम समाप्त हो चुका है, उनका जो कर्म था, जिनके लिए उनको बनाया गया था, वो चीजें अब कंप्लीट हो चुकी है। तो सिनर्जेटिक कोशिकाएं और कायिक कोशिकाएं क्या होंगी, अब नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगी। जैसे प्रवेश करता है ना पराग नलिका जैसे प्रवेश करती है तो कायिक कोशिकाएं तो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन सिनर्जेटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रारंभ होती हैं नष्ट होना। क्या होती है, प्रारंभ होती हैं, ठीक है। यहाँ तक की चीजें क्लियर होती हैं। अब क्या बढ़ेंगे हम आगे और देखेंगे क्या हुआ, क्या बच्चा, कि जब यहाँ पर 2n कोशिकाएं मतलब सिनर्जेटिक कोशिकाएं नष्ट हो गई, तो जो अंड कोशिकाएं थी सिनर्जेटिक कोशिकाएं थी। अगर जैसे मैं इस डायग्राम को आपको बताऊं, ध्यान से देखिएगा, अगर इस डायग्राम को बताऊं मैं आपको, तो ये क्या थी, सिनर्जेटिक कोशिकाएं थी। लेकिन यहाँ पर क्या थी, जो बड़ी वाली आपको दिख रही होगी, ये तो दोनों सिनर्जेटिक कोशिकाएं हो गई। लेकिन ये क्या थी, ये अंड कोशिका थी। ये क्या थी, अंड कोशिका थी। यहाँ पर जब नर युग्मक आया तो इसने क्या किया, 2n का निर्माण किया, जिसको हम बोलते हैं युग्मनज सेकेंड ओसाइट, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। अब देखिए यहां तक क्या हुआ, यहां तक ये हो गया कि अब हमारी सिनर्जेटिक कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं, कायिक कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं, 2n मतलब युग्मनज का निर्माण अब हो चुका है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए जो द्विनिषेचन के लक्षण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ये एंजियोस्पर्म्स का विशिष्ट लक्षण है। क्या है, एंजियोस्पर्म्स का विशिष्ट लक्षण है। और साथ साथ क्या हो जाता है बच्चा, इसमें पांच केंद्रिकीय सम्मिलित हो जाते हैं, पांच केंद्रिकीय सम्मिलित हो जाते हैं। वो कैसे सम्मिलित होते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, फिर से डायग्राम में देखिएगा, एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए, कोई भी सिंगल चीज अपने को नहीं छूटनी चाहिए। यहाँ पर क्या थी बच्चा, यहाँ पर अंड कोशिका थी, यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर बच्चा ध्रुवी कोशिकाएं थी। ध्रुवी कोशिकाओं ने 3n का निर्माण किया था, ध्रुवी कोशिकाओं ने 3n का निर्माण किया था। और इसने कितना किया था, इसने 2n का निर्माण किया था। मतलब टोटल कितने n बने, टोटल 5n बन चुके हैं। टोटल कितने n बने, टोटल 5n बन चुके हैं। मतलब अब हमारे पास 5 केंद्र की अवस्थाएं बन चुकी हैं, ठीक है। तो द्विनिषेचन के ये लक्षण है, एंजियोस्पर्म्स का विशिष्ट लक्षण है। 5 केंद्र का निर्माण हो जाता है और जो 3n का निर्माण हो जाता है। 3n कौन है, 3n बच्चा है भ्रूणपोष, मैंने पहले भी क्लियर किया था और मैंने यहाँ पर पॉइंट में भी डाल दिया। ये द्विनिषेचन होता है उसका विशिष्ट लक्षण है। ये तीनों विशिष्ट लक्षण में गिने जा सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो भ्रूणपोष है,
भ्रूणपोष कौन सा था? भ्रूणपोष हमारा 3n था बच्चा। 3n भ्रूणपोष है, युग्मनज हमारा 2n है। इस पर कभी हमको कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए जो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष का 3 तरीकों से निर्माण हो सकता है। क्या? 3 प्रकार के होते हैं हमारे भ्रूणपोष। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है कोशिकी, दूसरा तो होता है, पहला तो होता है केंद्रकीय, दूसरा तो होता है कोशिकी, और जो तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं हेलोबियल। किसको क्या बोलते हैं? हेलोबियल तीसरे नंबर को बोलते हैं। और एक एक चीजें हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो पहले नंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले नंबर पे हम क्या ले रहे हैं? मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष या केंद्रकीय भ्रूणपोष, थ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स। ये पहला नंबर हम देखने वाले हैं। देखिए पहले नंबर में क्या होगा बच्चा? पहले वाले में होता ये है कि देखिए एक समझ सोचिए, ये हमारे पास एक सेल है। ये क्या है? हमारे पास एक सेल। और इस सेल में क्या हो रहा है? इस सेल में ये जो है ये केंद्रक है। ये क्या है? ये केंद्रक है। अब हो क्या रहा है? इस पर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। इस पर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चा? यहाँ पर एक केंद्रक से दूसरा केंद्रक का निर्माण हुआ। एक केंद्रक से दूसरा केंद्रक का निर्माण हुआ। लेकिन इस बार हुआ क्या? केंद्रक का तो निर्माण हो गया, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ। और जब तक कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा तब तक साइटोप्लाज्म कैसे बटेगा? मतलब अभी एक ही साइटोप्लाज्म में, मतलब अभी उतने ही साइटोप्लाज्म में 2 केंद्रक आ चुके हैं। और ऐसे ही डिवीजन फिर से होगा, फिर से केंद्रक का निर्माण होगा, और इस बार फिर से कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में जो केंद्रक की संख्या है वो बढ़ रही है। और बहुकेंद्रकीय अवस्था को हम क्या कहते हैं? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी केंद्रकीय भ्रूणपोष के नाम से भी जानते हैं। इसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता क्या है? इसमें केंद्रक का तो डिवीजन हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म और कोशिका भित्ति का जो डिवीजन है वो नहीं होता है। मतलब साइटोप्लाज्म में कई सारे केंद्रक बन जाते हैं। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? इस अवस्था को हम कहते हैं मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स। इज इट क्लियर? अब दूसरा नंबर आ जाता है क्या? कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या हो जाता है बच्चा? इस पर देखिए एक सेल रहती है। क्या? हमारे पास सपोज दैट एक सेल है। तो इस पर क्या होता है? इस पर केंद्रक का तो निर्माण होता है। क्या? केंद्रक विभाजन तो होता ही है। केंद्रक विभाजन के साथ साथ क्या हो जाता है? केंद्रक विभाजन के साथ साथ होता है कोशिका भित्ति का भी विभाजन हो जाता है। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि केंद्रक विभाजन भी हो रहा है और कोशिका भित्ति विभाजन भी हो रहा है। कोशिकीय भ्रूणपोष वाले में दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। और ये किस पर पाया जाता है? ये धतूरा और पिटूनिया पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? धतूरा और पिटूनिया पर। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रकार। तीसरे नंबर प्रकार को अच्छी तरीके से क्लियर कीजिएगा। इसमें क्या हो जाता है? पहले तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। फिर कोशिका द्रव्य के बाद किसका होगा? फिर इसके बाद केंद्रक का विभाजन होगा। और फिर तुरंत इसके बाद हो जाएगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें एक बार केंद्रक का विभाजन हो रहा है। इसमें एक केंद्रक विभाजन देखने के लिए मिलता है। क्या? एक केंद्रक विभाजन देखने के लिए मिलता है। और साथ साथ क्या हो जाता है? इसमें 2 कोशिका द्रव्य विभाजन देखने के लिए मिलते हैं। क्या? 2 कोशिका द्रव्य विभाजन भी देखने के लिए इसमें मिलते हैं। मतलब टोटल कितने विभाजन होते हैं? टोटल 3 विभाजन। ठीक है? इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे जो भ्रूणपोष था, भ्रूणपोष का वर्क क्या है। एक्चुअली में जो भ्रूणपोष है वो 3n है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं और बार बार इस चीज को बताऊंगा कि जो भ्रूणपोष होता है बच्चा वो 3n में पाया जाता है। अब भ्रूणपोष क्या करता है? भ्रूणपोष करता है खाद्य सामग्री को पूरित करता है। और अगर खाद्य सामग्री इस पर पूरित है मतलब ये क्या करेगा? पोषण का काम करता है। ये क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? जो विकसित भ्रूण है उसको क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। मतलब हम इस चीज को कह सकते हैं कि जो युग्मनज तभी डिवीजन करना चालू करता है, विभाजित होना चालू करता है जब भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा और युग्मनज विभाजन करना चालू कर दिया और भ्रूणपोष का निर्माण ही नहीं हुआ, तो जब युग्मनज विभाजन करेगा और उसको भूख लगेगी तब वो कहेगा खाना खाना, और खाना वाला तो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। तो जो खाना खाना करते करते युग्मनज भी मर जाएगा और जितनी भी अभी तक की क्रियाएं हुई वो सारी क्रियाएं व्यर्थ चली जाएंगी। इसलिए क्या होता है? पहले भ्रूणकोश का विकास हो जाता है, पहले खाद्य सामग्री इकट्ठा हो जाती है, फिर इसके बाद युग्मनज विभाजन करना चालू करता है ताकि जब भी उसको भोजन की जरूरत पड़े तब भ्रूणपोष उसको भोजन दे सके। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा? अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है? ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की। अब क्या होता है? जो भ्रूणपोष होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो भ्रूणपोषी हो सकता है, एक तो अभ्रूणपोषी हो सकता है। अभ्रूणपोषी किसे कहते हैं पहले देखते हैं। सपोज दैट आपके पास बीज है। सपोज दैट एक बीज है। बीज में क्या है? भ्रूणपोष है। और भ्रूणपोष में क्या है? भोजन सामग्री संग्रहित है। अब क्या होता है? जो नया भ्रूण तैयार हो रहा है, जो नया भ्रूण विकसित हो रहा है बच्चा, अगर वो उससे खाना लेता है
भ्रूण-पोष से खाना लेता है और इतना ज़्यादा खाना लेता है, इतना ज़्यादा खाना लेता है कि बेचारा भ्रूण के पोष के पास ही खाना नहीं बचता। मतलब जो बीज है उसके पास अब भोजन नहीं बचा हुआ है। मतलब इस अवस्था को हम कहेंगे क्या? इस अवस्था को हम कहेंगे अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी मतलब अभ्रूणपोषी मतलब अब भोजन नहीं बचा हुआ, इसको हम कह देंगे अभ्रूणपोषी। और ये किस पर पाया जाता है? ये मटर और मूंगफली पर देखने के लिए मिलता है। किस पर मिलता है? मटर और मूंगफली पर ये देखने के लिए मिलता है। बच्चा क्लियर हुआ यहाँ तक की चीजें? अब जो इसका सेकंड टाइप आ जाता है बच्चा, सेकंड टाइप में क्या हुआ? जो बीज था वो जो विकसित भ्रूण को क्या दे रहा था? भोजन दे रहा था। तो इस बार जो विकसित भ्रूण है, जो विकासशील भ्रूण है, जो भी विकास विकास की ओर जा रहा है, तो वो इस बार क्या हुआ? उसको दया आई, उसको उसने सोचा कि यार बीज का सब भोजन तो मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ा बहुत तो इसके लिए बचा दूंगा। तो इस बार उसने क्या किया? बीज में जब थोड़ा बहुत भोजन बचा दिया तो उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम कह देंगे भ्रूणपोषी। और ये पाया जाता है अरंडी में। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरीके से विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। यही चीज तो बच्चा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया जाता। कुछ बहुत परिपक्व बीज में जो भ्रूणपोष है वो बचा रह जाता है और इसी को हम क्या कह देते हैं? भ्रूणपोषी। और इसका एग्जाम्पल अरंडी और नारियल हो जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई? देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हमारी चीजें चल रही हैं और बहुत ही स्टेप वे पर चीजें, एक एक स्टेप पर चल रही हैं चीजें। देखिए जो भी बच्चा देख रहा है वो कमेंट जरूर करे। बच्चा एक बार बताए तो मुझको कम से कम कैसी चीजें चल रही हैं, कैसा आपको समझ में आ रहा है। ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप कमेंट जरूर करें प्लीज, आप कमेंट जरूर करें, ये बहुत जरूरी है बच्चा मेरे लिए। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं? अभी तक हमने क्या देखा बच्चा? अभी तक हमने भ्रूण पोष को अच्छी तरीके से देखा। भ्रूण पोष की हर एक वो चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, जो हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड थी, या जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेटेड थी, या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी बहुत ज्यादा, वो सारी चीजें हमने देख ली। क्या की? वो सारी चीजें हमने देख ली। अब हम एक स्टेप ऊपर बढ़ने वाले हैं। अब हम भ्रूण पोष की बात कर चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं भ्रूण की। किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले भ्रूण की। यहाँ पर भ्रूण पोष लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है? अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं भ्रूण की। यहाँ पर भ्रूण आप कर लीजिएगा, डेवलप ऑफ एंडोस्पर्म से यहाँ पर भ्रूण कर लीजिएगा आप। ठीक है, भ्रूण कर लीजिएगा, ये चीज मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या होगा? अब होगा भ्रूण का विकास। अभी तक क्या हो रहा था? भ्रूण पोष का विकास हो रहा था, अब होगा भ्रूण का विकास। देखिए भ्रूण का विकास क्या होता है? जब जाइगोट रहते हैं, क्या ये रहा जाइगोट? जाइगोट से निर्माण किसका होता है? जाइगोट से बनता है ये कुछ ऐसा, मतलब गोलाकार भ्रूण का निर्माण हो जाता है। किसका? गोलाकार भ्रूण का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या हो गया? गोलाकार भ्रूण बन गया। क्या बन गया? गोलाकार भ्रूण बन गया। अब गोलाकार भ्रूण क्या करेगा बच्चा? गोलाकार भ्रूण का आगे और विकास होगा और फिर ये क्या करेगा? हृदयाकार भ्रूण में बदल जाएगा। किस पर? हृदयाकार, इसको हम बोलेंगे हृदयाकार। वैसे इंग्लिश पर यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ, इसको हम बोलेंगे हृदयाकार भ्रूण। इसको हम क्या बोलेंगे? हृदयाकार भ्रूण। तो इसमें ये डायग्राम मैंने क्यों बताया? तो देखिए ये डायग्राम में केवल केवल हमें ये चीज याद रखनी है कि पहले जाइगोट बन रहा है, जाइगोट से गोलाकार भ्रूण का निर्माण हो रहा है और गोलाकार भ्रूण से हृदयाकार भ्रूण का निर्माण हो रहा है। क्योंकि देखिए जो एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि एक क्रम पूछ लिया गया था कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। भ्रूण का निर्माण पहले जाइगोट से बनेगा गोलाकार में और फिर गोलाकार से बनेगा हृदयाकार में। यही इस डायग्राम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखने वाले भ्रूण को विस्तारित रूप से। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि भाई भारतीय भ्रूण वैज्ञानिक का पिता कौन है? तो कौन है इनके पिता? पी महेश्वरी। पी महेश्वरी कौन है? भारतीय भूरी विज्ञान के पिता। और ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो रहा है। अभी हमने क्या देखा? अभी तक हमने 3n को क्लियर किया जिसको हम भ्रूणपोष बोलते थे। अभी तक हमने क्या किया? 3n को क्लियर किया जिसको हम अभी तक क्या बोल रहे थे? भ्रूणपोष बोल रहे थे। अब हम क्लियर करने वाले हैं 2n जिसको हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं युग्मनज। तो 3 जो 2n का निर्माण हो रहा है, 2n का निर्माण हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस को कहते हैं। क्या? जो 2n था, 2n ने क्या किया? 2n ने भ्रूण का निर्माण किया। क्या किया? 2n ने भ्रूण का निर्माण किया और इसी प्रक्रिया को बच्चा हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण के निर्माण को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एक एक चीजें बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करते हुए चलिएगा। अब देखिए जो तीसरी बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि जो भ्रूणपोष था, मैंने ये चीज बता भी दी है, जो भ्रूणपोष था उसका निर्माण के बाद ही युग्मनज का निर्माण का विकास चालू हुआ। क्योंकि जो भ्रूणपोष है उसका काम है इसको भोजन देना, और अगर भोजन देने वाला पहले नहीं बनेगा तो फिर इसके बाद पैदा होकर भी वो क्या करेगा? मर जाएगा, पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अभी तक की जितनी प्रक्रियाएं हुई सब खत्म, किसी मतलब की नहीं। क्योंकि अभी तक भ्रूणपोष नहीं बना, अगर भ्रूणपोष नहीं बना तो भोजन उसको नहीं मिलेगा, अब भोजन नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी।
तो सबसे पहले जरूरी कि बच्चा कि भ्रूण पोष का निर्माण हो जाए, फिर इसके बाद युग्मनज में विभाजन प्राप्त। युग्मनज तो बन जाता है लेकिन युग्मनज में विभाजन नहीं चालू हो। जब विभाजन तभी चालू हुआ क्योंकि जैसे विभाजन चालू होगा मतलब वर्क करने लगा, वर्क करने लगा तो भोजन की जरूरत पड़ने लगी। अब भोजन देने वाला है नहीं तो इसीलिए क्या होगा, पहले भ्रूण पोष का निर्माण हो जाएगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको मैंने इतनी बार इतनी तरीकों से क्लियर किया है। इज इट क्लियर? यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। अब ये भ्रूण पोष वाला मैटर तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि भ्रूण पोष हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। इसमें कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है बच्चा मतलब फिर आप देख नहीं रहे अच्छे से, क्योंकि देखिए भ्रूण पोष को हमने कितने अच्छी तरीके से देखा, 3N संरचना को हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। अब देखिए क्या होता है इसमें, प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का जो भ्रूण का विकास है वो सेम सेम होता है। क्या होता है, प्रारंभ में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का जो विकास है वो सेम सेम होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कुछ कुछ चीजें चेंज होती हैं, और वो जो चीजें चेंज हो रही हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, द्विबीजपत्री भ्रूण के साथ। तो ये द्विबीजपत्री भ्रूण आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा डायग्राम नहीं क्लियर है तो मैं उसको क्लियर किए दे रहा हूँ। देखिए द्विबीजपत्री जो भ्रूण होता है वो कुछ देखने पर ऐसा दिख रहा है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस पर क्या होता है, इसकी जो संरचनाएं हैं, इसकी जो नेमिंग है बच्चा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसीलिए जो इसकी नेमिंग है उसको अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक नेमिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। ये बन गया। अब मैं चेंज करता हूँ पेन को और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जो ये वाला पार्ट दिख रहा है जहां पर ए नाम है, क्योंकि ये डायग्राम जो मैंने लिया है बच्चा ये नीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस पर नीट एग्जाम पर पूछा गया क्वेश्चन है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रांकुर। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलेंगे इसको हम, प्रांकुर। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेमुला। क्या बोलते हैं, प्रेमुला। ये मैंने लिख दिया, प्रेमुला। अब फिर क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे तो जैसे ये जो बी वाला दिख रहा है आपको, इसको हम क्या कहेंगे, बीज पत्र बोलते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, बीज पत्र। क्या बोलेंगे, बीज पत्र। और जो सी नंबर आपको दिख रहा होगा इसको हम कहते हैं मूल गोप। क्या बोलते हैं इसको हम, मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलांकुर। मूलांकुर के नीचे ये वाला जो पार्ट है ये है मूल गोप। तुम क्या बोलेंगे, मूलांकुर। ये रहा मूलांकुर, ये रहा मूलांकुर। अब मूलांकुर ये क्या है, मूल को, मूल कैप। इसको हम कैप लिख देंगे गोप को, ठीक है। मूल कैप है क्योंकि रूट कैप के नाम से जानी जाती है। ये क्या होती है, ये वाला जो पार्ट होता है बच्चा ये रूट कैप होती है। क्या होती है, रूट कैप होती है, ठीक है। और ये जो है ये बीज पत्राधार है। क्या है, बीज पत्राधार। बीज पत्राधार, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल, टायल। अब देखिएगा सारी संरचनाएं हमारी बन चुकी हैं। अब हम इनको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। देखिए पहली जो बात आ जाती है वो क्या आ जाती है, जो डाइकॉट एम्ब्रियो होते हैं, जो डाइकॉट एम्ब्रियो होते हैं उनमें जो बीज होते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं। मतलब दो तरीके के बीज पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं चने की बात करूं तो आप देखते होंगे चना जो है ऐसे बीच में डिवाइड रहता है। मतलब क्या है, इसमें दो तरीके के, एक तो इधर बीज पाया जा रहा है, तो इधर बीज पाया जा रहा है। मतलब इसमें दो बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं और एक भूरी अक्ष होता है। क्या, दो बीज पत्र और एक भूरी अक्ष होता है। आपको दिख रहे होंगे ये क्या हुए, ये दो बीज पत्र हुए। क्या, ये दो बीज पत्र हैं और ये क्या है, एक भूरी अक्ष है। ये दोनों क्या हो गए, दो बीज पत्र। ये क्या हो गए, दो बीज पत्र। वैसे तो मैंने लिखवा भी दिया है लेकिन एक बार चीजें क्लियर हो रही है ना तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और ये क्या है, भूरी अक्ष है। ये क्या है, भूरी अक्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो तो बीज पत्र हैं, एक क्या है, एक भ्रूणी अक्ष है। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरे पॉइंट में क्या है, दूसरे पॉइंट में मैं बताने वाला हूँ कि जो संरचनाओं का निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देखिए जो आपके पास हाइपोकोटाइल थी, क्या थी, हाइपोकोटाइल। ये क्या थी, ये रही हाइपोकोटाइल। अब ये जो हाइपोकोटाइल थी बच्चा, ये आगे जाकर क्या करती है, मूलांकुर का निर्माण करती है। किसका करती है, मूलांकुर का निर्माण करती है। ये देखिए सामने क्या हो रहा है, मूलांकुर का निर्माण हो रहा है। ये किसका निर्माण हो रहा है, मूलांकुर का निर्माण हो रहा है। और मूलांकुर आगे क्या करता है, रूट कैप का निर्माण करता है बच्चा। किसका निर्माण करता है, आगे रूट कैप का निर्माण करता है। देखिए स्टेप देखिए, एक एक स्टेप आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगे अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके हैं तो। देखिए हुआ क्या, पहले बीजपत्र था, पहले बीजपत्र था जिसको हम हाइपोकोटाइल करते हैं कहते हैं। और हाइपोकोटाइल ने क्या किया, मूलांकुर का निर्माण किया। और मूलांकुर ने क्या किया, मूल कैप का निर्माण कर दिया जिसको हम रूट कैप भी बोलते हैं। इज इट क्लियर। अब आगे वाला पॉइंट देखिएगा, जो एपिकोटाइल है आपके पास, ये एपिकोटाइल क्या है, प्रांकुर। ये क्या है, प्रांकुर।
प्रांकुर क्या करता है बच्चा? प्रांकुर क्या करता है आगे जाकर? तने का निर्माण करता है, तने या प्ररोह का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तने या प्ररोह का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बच्चा आएगा, अगर आएगा वो पूछेगा हाइपोकोटाइल से क्या निर्माण होता है। तो हाइपोकोटाइल से मूलांकुर का निर्माण होता है और मूलांकुर से रूट कैप का निर्माण होता है। वो पूछे प्रांकुर से क्या निर्माण होता है, तो आपको क्या बताना है? प्रांकुर जो होता है वो सबसे ऊपरी सिरा होता है और ऊपरी सिरे से किसका निर्माण होगा? तने का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बच्चा? तने का निर्माण होगा। तक की चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं एक बीज पत्री का विकास। तो एक बीज पत्री का जैसे हम विकास देखेंगे तो सबसे पहले क्या आते हैं? एक डायग्राम हमारे सामने आएगा। ये रहा हमारे सामने डायग्राम। इस डायग्राम की भी चीजें हमें एक एक करके क्लियर करनी, जैसे हमने दो बीज पत्री की क्लियर की थी। कैसे? जैसे हमने दो बीज पत्री की क्लियर की थी वैसे हम एक बीज पत्री का क्लियर करने वाले हैं। और इसमें भी हमें यही चीज देखनी है कि कौन किसका निर्माण कर रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि प्रारंभ में निर्माण तो सेम होता है, लेकिन बाद में एक बीजपत्री और दो बीजपत्री का जो निर्माण होता है वो अलग अलग हो जाता है बच्चा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम डायग्राम को अच्छी तरीके से क्लियर कर रहे हैं। अब डायग्राम को देखिएगा। डायग्राम में इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्कुलेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कुलेटम। इसको हम क्या बोलते हैं? स्कुलेटम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रांकुर चोल। ये सब मैं इंग्लिश से लिख दिया था, लेकिन अब मैं हिंदी से बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप हिंदी मीडियम की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रांकुर चोल। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रांकुर चोल बोलेंगे बच्चा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, जो यहाँ पर आपको ये संरचनाएं दिख रही होंगी, कौन सी? ये संरचनाएं जो आपको दिख रही होंगी, ये यहाँ पर छोटी संरचना दिख रही है, कौन सी? ये छोटी संरचना दिख रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रेरोह शीर्ष। क्या बोलेंगे इसको? प्रेरोह शीर्ष। ठीक है, एक एक चीजें क्लियर कीजिएगा। देखिए डायग्राम जो है, डायग्राम पूछे जाते हैं बच्चा, इसलिए मैं डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूँ। और ये जो दिख रहा है आपको, ये थोड़ी सी अधिवृद्धि दिख रही है, तो इसको हम अधिकोरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? अधिकोरक। अधिकोरक क्या बोलेंगे? अधिकोरक बोलेंगे। और नीचे क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। नीचे क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? रेडिकल। रेडिकल। और फिर इसके बाद क्या दिख रहा है? मूल रूट कैप दिख रहा है। रूट कैप। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है? मूलांकुर चोल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? मूलांकुर चोल। बाकी इन दोनों को तो आप समझ ही जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? मूलांकुर बोलते हैं। ये क्या है? एक बार मैं लिख ही दे रहा हूँ। मूलांकुर है। मूलांकुर। ये क्या है? ये मूल कैप है। क्या? मूल कैप है। और ये क्या है बच्चा? ये है आपका मूलांकुर चोल। मूलांकुर चोल। ठीक है। ये तो हो गए सारे डायग्राम। ये तो हो गए डायग्राम की जितनी भी नेमिंग थी वो हमने की नेमिंग। और एक एक चीजों को देखिए, देखिए एक एक चीजें एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। इसको हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं स्कुलेटम। इसको हम क्या बोलेंगे? स्कुलेटम। और ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलेंगे प्रांकुर चोल। क्या बोलेंगे बेटा? बच्चा क्या बोलेंगे बच्चा? प्रांकुर चोल। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे प्रोशीर्ष। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा होगा इसको हम बोलेंगे प्रोशीर्ष। और यहाँ पर जो अधिवृद्धि दिख रही है इसको हम बोलेंगे अधिकोरक। फिर इसके बाद ये क्या है? ये मूलांकुर है। मूलांकुर के बाद मूल कैप है। मूल कैप के बाद क्या है? मूलांकुर चोल है। फिर क्या है? मूलांकुर चोल है। ये चीजें क्लियर हुई। अब देखिए एक एक चीजें देखिएगा। सबसे पहले बात आ जाती है, सबसे पहले जो ऊपर का स्तर था, जो ऊपर का स्तर था उसको हम क्या बोल रहे थे? बीज पत्र यानी प्रांकुर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? प्रांकुर बोल रहे थे। एक बीज पत्र में क्या होता है? एक बीज पत्र में एक बीज होता है जिसको हम बोलते हैं स्कूटेल्म। क्या बोलते हैं? स्कूटेल्म। और ये जो स्कूटेल्म है बच्चा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। स्कूटेल्म हम किसको बोलते हैं? स्कूटेल्म हम बोलते हैं किसको? एक बीज पत्र जिसको हम स्कूटेल्म बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एक बीज पत्र को हम क्या बोलते हैं? स्कूटेल्म बोलते हैं। ये नाम बेटा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा? जो नीचे का स्तर था, नीचे का स्तर क्या था? मूलांकुर था। नीचे का स्तर क्या था? मूलांकुर था और बीज पत्राधार था। मूलांकुर और बीज पत्राधार का बना होता है। जो मूलांकुर होता है बच्चा वो मूल चोल का निर्माण करता है, और जो बीज पत्राधार है वो क्या करता है? प्रांकुर चोल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रांकुर चोल का निर्माण करता है। यहाँ तक की चीजें जो थी मैंने क्लियर की। एक बीज पत्री भी हमने आज से देख लिया। और वीडियो पर हमने क्या देखा? इस वीडियो पर हमने जब स्टार्टिंग की तो भ्रूण से स्टार्टिंग की, फिर हमने भ्रूण देखा, फिर हमने ये देखा कि पराग नलिका कैसे कैसे पहुंचती है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा? फिर इसके बाद हमने देखा कि भ्रूण पोष क्या होता है, भ्रूण क्या होता है, द्विबीजपत्री में भ्रूण कैसा होता है, एक बीजपत्री में भ्रूण कैसे होता है। ये सारी चीजें हमने क्या किया? इस वीडियो पर कवर किया।
अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चा, वो नेक्स्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। और उस लास्ट वीडियो में जो भी चीज़ें बची हुई हैं, अभी हमें पढ़ना है बीज के बारे में, फल के बारे में, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता दूंगा। जो लास्ट लेक्चर होगा वो छोटा होगा, बची हुई सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद एक लेक्चर आएगा इसका, उसमें मैं कराऊंगा MCQ। जो भी बच्चे परमानेंट क्लास ले रहे हो, देखिए लाइव क्लासेस रहती हैं 10 AM पर, मेरी क्लास रोज सुबह आ जाती है। जो भी बच्चा क्लासेस ले रहा हो या जो भी बच्चा अभी इस वीडियो को देख रहा हो, वो एक बार कमेंट जरूर करेगा, क्योंकि बच्चा कमेंट आपकी मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैंने 3-4 बार इस बात का जिक्र किया है, शायद आप समझ पा रहे हो कि मैं बार बार इस चीज को क्यों कह रहा हूँ कि आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट कीजिए, ताकि चीज पता चले, मुझे पता चले कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट के जरिए बताए। और डाउट काउंटर भी स्टार्ट होने वाले हैं, डाउट काउंटर के बारे में जो भी बातें होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो पर बता दूंगा, या तो फिर मैं उसका अलग से एक परमानेंट वीडियो बता दूंगा। अभी तक की सारी चीजें आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और स्टेप वाइज पढ़ाई कीजिए। बायोलॉजी को अपना 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट बना के रखिए। थैंक यू।